हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम BPCC 101 विच इज आवर जनरल साइकोलॉजी, इसका यूनिट 2 करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर एंड स्कोप साइकोलॉजी। अब इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी, its relation to other fields and sciences। अब इस टॉपिक में अगर आपको याद हो, आप एक बार मेरा ट्यूटोरियल वाला वीडियो भी देख लेना तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। इस टॉपिक में मेनली हमने ये डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी कैसे एज अ साइंस इवॉल्व हुआ है, कैसे वो दूसरे साइंस के साथ मिलकर काम कर रहा है और कैसे ये दूसरे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस टॉपिक में एज सच अलग से कुछ नहीं है जिस पे क्वेश्चन बन सके, लेकिन इसका कंटेंट आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए इफ द वर्ड लिमिट परमिट्स। बट स्पेसिफिकली इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टॉपिक से। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आने के चांसेस हैं। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साइकोलॉजी को हमने क्या कैसे कैसे ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। इसके सेकंड पार्ट में हमने सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया था। सो मे बी 2 या 3 लाइन का इंट्रो लिखकर आप डायरेक्टली सब फील्ड्स पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी सारे सब फील्ड्स दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5, फिर ये पूरा पेज है, ये पेज है, ये नेक्स्ट पेज है, then this is the last page of subfields and the last one is sports psychology. So in all 23 subfields discuss किए हुए हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो चैप्टर 1 वाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, वर्ड लिमिट क्या होती है, हमें कैसे कैसे लिखना है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार वो भी देख लेना। सो अकॉर्डिंग टू दैट मार्किंग स्कीम वी नो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का आएगा, जिसको हमें 300 वर्ड्स में लिखना है। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 600 वर्ड्स लिखना है, 700 वर्ड्स लिखना है, पेजेस भरने हैं। ऐसा नहीं है। शायद ऐसा पहले होता होगा, अब तो डेफिनेटली नहीं है। जब वर्ड लिमिट आपको दी गई है, प्लीज स्टिक टू दैट, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो इट विल इवेंचुअली ओनली इरिटेट द एग्जामिनर। वो लोग भी यही सोचते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट्स है वो पढ़ें, समझ जाएं कि क्या बच्चे ने लिखा है क्या नहीं लिखा है, आगे बढ़े। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक पेपर पे पूरा दिन लगा सकें। तो हमें क्या करना है कि अगर सब फील्ड्स का क्वेश्चन आ रहा है, हमको उसको 300 वर्ड्स में लिखना है। अगर आप सारे 23 सब फील्ड्स लिख सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सारे नहीं लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ चूज करेंगे। मान लीजिए आपने 15 चूज किया, 20 चूज किया, और फिर उसको 300 वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 15 सब फील्ड्स के बारे में डिस्क्राइब करने का चूज किया है, तो एक सब फील्ड पे आपको अप्रोक्सीमेटली 20 वर्ड्स मिलते हैं।
विच मीन्स कोई भी फील्ड आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही कम फील्ड्स याद करके जा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 5 फील्ड याद करके जाएंगे या सिर्फ 10 फील्ड याद करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपना कंटेंट उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर दैट यू रिमेंबर मोर एंड मोर फील्ड्स, ताकि आपको उसको एक्सप्लेन कम से कम करना पड़े। अब मैं क्या करती थी कि मैं पॉइंट्स सारे लिख कर आती थी, चाहे 23 सब पॉइंट्स है, चाहे 15 सब पॉइंट्स है, चाहे जितने भी हैं, मैं सारे लिख कर आती थी। एक्सप्लेन इतना ही करती थी जितने की वर्ड लिमिट परमिट करे। और यूजुअली एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपको 25-30 वर्ड्स, 35 वर्ड्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं। तो अगर आप सारे सब टॉपिक्स लिख देंगे और सबको 10-10 वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, विच अकॉर्डिंग टू मी वॉज नॉट द राइट वे टू आंसर। तो मैं क्या करती थी कि इतने ही सब टॉपिक्स मेंशन करती थी जिनको मैं 30 से 35 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकूं, और जो बाकी फिर मेरे पास वर्ड लिमिट नहीं बचती थी, तो सिर्फ एक लाइन में बाकी बचे टॉपिक्स मेंशन कर देती थी कि अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स वी ऑल्सो हैव दी फॉलोइंग वंस। फिर उसके बाद मैं बाकी के जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स होते थे वो लिख देती थी। सो इफ यू वांट आप ये भी कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तरीका यही है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैंने सारे सब फील्ड्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सो इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू राइट डिटेल्स अबाउट देम। मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ जो मैंने यूज किया था अपने टाइम पर। सब फील्ड्स को याद करने के लिए मैंने इनके निमोनिक्स बना लिए थे, लाइक बी सी फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, C from comparative psychology, C from cultural psychology, E from experimental psychology। और कई बार तो अगर कम रहते हैं तो वो वैसे याद हो जाते हैं कि जो 3 C है ये तीनों किसके लिए स्टैंड करते हैं। नहीं तो इनका एक मैं सब टेक्स्ट दे देती हूँ, लाइक कॉग्निटिव के लिए CG, कंपैरेटिव के लिए CT, कल्चरल के लिए CL। तो ऐसे मुझे याद हो जाता है कि ये C किसको डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद या तो आप ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनसे कोई सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक बड़े कॉलेज कैंपस की क्लासेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना लिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इनकी लिंकिंग्स बना लें। फॉर एग्जाम्पल बायोसाइकोलॉजी के बाद कॉग्निटिव है, तो आपने बायोसाइकोलॉजी से क्या किया, एकदम से उसको ब्रेन की तरफ ले गए और ब्रेन से आपने कॉग्निशन को कनेक्ट कर लिया। कॉग्निशन के बाद कंपैरेटिव है, तो जब आप कॉग्निशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोचेंगे कि क्या कॉग्निटिव फंक्शन होता है। कंपेयर जब हम करते हैं तो उसके लिए कॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। आफ्टर कंपैरेटिव उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कल्चरल। फिर हम ये सोचेंगे कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, तो हम कल्चर्स को कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव experimental psychology. So when we think about culture, we think about different experiments that happen in culture, कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से चीजों को, सेम चीजों को करते हैं, दे एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज एंड थिंग्स। तो इस तरह से एक के बाद एक हम चेन बनाते जाते हैं। सो दीज आर द टू मेथड्स दैट आई फाइंड वेरी यूजफुल व्हाइल लर्निंग दीज थिंग्स। बट ऐसी और भी बहुत हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं टू लर्न देम। इनफैक्ट अपनी लर्निंग को कैसे ज्यादा इफेक्टिव बनाना है उस पे भी आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे। इसके बाद हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो आता है, विच इज साइकोलॉजी इन इंडिया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इसमें हमने ये देखा था कि साइकोलॉजी इंडिया में कब एंटर हुई, किस साल में आई। 1916 में जब ये स्टार्ट हुआ तो कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई, कैसे साइकोलॉजी इंडिया में धीरे धीरे इवॉल्व हुई, कैसे यूनिवर्सिटीज खुली, जर्नल्स स्टार्ट हुए, एंड टुडे व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो ये भी एक ऐसी चीज है कि जिससे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट ही है।
आई रियली डोंट थिंक इससे आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर ये आया भी तो हो सकता है 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आ जाए, तो आप एक बार थोड़ा-सा देख ज़रूर लेना इसको, बट आई रियली डोंट थिंक कि अगर क्वेश्चन आया तो इसमें से आएगा। अगर क्वेश्चन आना ही हुआ चैप्टर 2 में से, तो वो आपके सब फील्ड्स के बारे में ही आएगा। मैक्सिमम ये जो 4th टॉपिक है, इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो उस क्वेश्चन के साथ एक सब पार्ट की तरह आएगा, व्हिच विल बी फॉर maximum 2 to 3 marks, not more than that. I don't think so. But of course, to get maximum marks, अपनी बुक का एक एक टॉपिक आपको thoroughly पढ़ना चाहिए. However, if you talk about the important topics, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, on which you should focus more. So these were the topics that you must study before your exams thoroughly, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से बनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।